नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्य क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में अपन ने समता का अधिकार पढ़ लिया और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे। स्वतंत्रता के अधिकार में अपन ने पढ़ा कि जो आर्टिकल 19 है उसके तहत मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई थी, वर्तमान में 6। उन 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं को अपन पिछली क्लास में विस्तार से पढ़े थे, जिनमें अपन ने पहली जो 19(1)(a) था उसमें पढ़ा था। जो 19(1) और (a) इसमें पढ़ा था अपन ने वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में मैंने बताया था कि फोन टेप के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता, अबाध बोलने की स्वतंत्रता, और उसके बाद में 19(1)(b) था, उसमें बोलेगा कहाँ पे, जहाँ पे सम्मेलन, तो सम्मेलन की स्वतंत्रता है। फिर 19(1)(c) सम्मेलन होगा तो क्या बनेगा, संघ, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19(1)(d) तो डी में मैंने बताया था कि संघ बनेगा तो क्या करेंगे, विचरण, तो अबाध विचरण की स्वतंत्रता है। उसके बाद में जो अपन ने पढ़ा था ई, कहीं घूमने जाओगे, कोई जगह अच्छी लगेगी तो वहां पे अपन क्या कर लेंगे, तो आवास की स्वतंत्रता। और आवास के बाद में एफ में था संपत्ति, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दी गई है। और जो जी था उसमें आजीविका अर्जित करने का अधिकार। इस प्रकार अपन ने जो स्वतंत्रताएं पढ़ी थी, इसमें मूल संविधान में 7 थी, वर्तमान में कितनी है, 6। और उसके बाद 19(1) जो 19(2) था उसमें बताया था कि वाक और व्यक्ति की क्या है, सीमाएं, और उनकी संख्या है टोटल 8। उसके बाद में 19(3) में बताया था सम्मेलन करने की सीमाएं, उसकी 2, और संघ बनाने की सीमाएं, इसकी 3, अबाध विचरण की 2, आवास की 2, और संपत्ति की सीमाएं आगे ऐसे क्रम से दी हुई है। संपत्ति की कोई सीमा है ही नहीं, तो सीमाएं काय की, और आजीविका अर्जित करने की सीमाएं। इस प्रकार अपन ने पिछली क्लास में जो स्वतंत्रता का अधिकार था उस पर विस्तार से चर्चा की। स्वतंत्रता के अधिकार में जो आगे के जो आर्टिकल 19 पे अपन ने कर ली, 20, 21 और 22, उस पर आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जो आर्टिकल 20 है वो बोलता है कि अपराधों का दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 जो बोलता है कि अपराधों की जो दोष सिद्धि है उनके संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 बोलता है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात 20(a) किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है जो उस समय लागू हो। ऐसा नहीं है कि आज अपन किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं और कल कोई नया कानून बना के उस कानून के तहत उसको क्या दी जा रही है, सजा दी जा रही है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसी आपराधिक कानून से सजा दी जा सकती है जो उस समय लागू हो। अर्थात इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि जो आपराधिक कानून है उसका भूत लक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि किसी को आज गिरफ्तार कर रहे हैं और
कल नया कानून बना के उसको सजा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। जबकि यदि कोई स्कीम बना रहे हैं या नागरिक कानून है जिससे जनता का फायदा होता है, तो ऐसे कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। अर्थात जो नागरिक कानून है उसका भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। क्रियान्वयन किया जा सकता है। उसी प्रकार 20(2) है। 20(2) में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को एक कानून के लिए एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। भाई किसी व्यक्ति ने आज सजा दी है तो उसको एक के लिए एक ही सजा दी जा सकती है। अर्थात एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, अब इसमें ऐसा है कि एक बार तो दंडित किया जा सकता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है उसके खिलाफ विभागीय जो कार्यवाही है, विभागीय जो कार्यवाही है वो अलग से की जा सकती है। अर्थात एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। और यदि कोई सिविल कर्मचारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अलग से की जा सकती है। उसके बाद जो आर्टिकल 20(3) है उसमें लिखा गया है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई व्यक्ति है उसको खुद के खिलाफ ही गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य। ये नहीं कि किसी ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है और पुलिस उसको मार पीट के उससे जबरदस्ती क्या करवाए कि तू ये कबूल कर, तो ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। ये इस प्रकार अपन ने आज आर्टिकल 20 पढ़ा। उसके बाद में आगे वाला जो आर्टिकल 21 है, 21 में लिखा हुआ है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अर्थात जीवन जीने का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसमें दो चीजें हैं। अर्थात जो कानून है कोई भी विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है के बिना किसी भी व्यक्ति को अपने प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। भाई कोई भी व्यक्ति है उसको प्राणों से वंचित तब तक नहीं किया जा सकता जब तक क्या नहीं हो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये जब अपन संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे तब पढ़े थे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब इसके अंदर दो टर्म्स आते हैं, उनको अपन एक बार देख लेते हैं। उस समय भी पढ़े थे, तब मैंने बोला था कि जब अपन ये पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से समझाएंगे। तो एक तो होती है विधि द्वारा
स्थापित प्रक्रिया, और एक होती है विधि की सम्यक प्रक्रिया। दो प्रकार के सोर्सेज हैं, भारतीय संविधान में पढ़े थे पर स्रोत पढ़े तब। इन दोनों को अगर अपन तरीके से देखें तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है, स्रोत पढ़े थे तब अपन ने इनके चर्चा की थी, और ये यूएसए से लिया गया है। ये एक संकीर्ण व्याख्या करता है और ये व्यापक व्याख्या करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब इससे संबंधित जो केस था, बालाजी राघवन, सॉरी A.K. गोपालन, इस केस में A.K. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने निर्णय दिया कि जो न्यायालय है वो कार्यपालिका के जो निर्णय होते हैं उनका पुनरावलोकन कर सकता है, लेकिन विधायिका के जो निर्णय है उनका नहीं कर सकता। भाई A.K. गोपालन केस में बताया गया कि जो कार्यपालिका के जो स्वेच्छाचारी खुद की इच्छा से किए गए डिसीजन है उनको न्यायालय चुनौती दे सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है यदि उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन यदि कोई विधायिका है, संसद ने विधायिका ने कोई कानून बनाया है और वो कानून यदि न्यायालय के पास जाता है तो उसकी वो पुनरावलोकन नहीं कर सकता। इस प्रकार इसने की संकीर्ण व्याख्या। जबकि जो इसके से संबंधित केस आया था वो था मेनका गांधीवाद। इसमें बोला गया कि जो न्यायालय है ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के जो स्वेच्छाचारी कार्य है उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। इस प्रकार इन दोनों केसों में जो जीवन जीने का अधिकार था उस पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी क्रम में इन्हीं केसों में जो जीवन जीने का अर्थ है का जो अर्थ है उसे भी डिस्क्राइब किया गया। इसमें बोला गया कि जो ओनली व्यक्ति का क्या रहना, सांस लेना, मतलब जिंदा रहना जरूरी है। बस क्या रहना, जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन इसी में इसको पलट के क्या बोला कि जिंदा रहने को मनुष्य के जीवन को जीवन नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जीवन गौरवमय, गरिमायुक्त जीवन होना चाहिए। भाई गौरवशाली और गरिमायुक्त जीवन होना चाहिए। इस प्रकार जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया है, इन दोनों में A.K. गोपालन केस ने इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन जब मेनका गांधी केस आया तो उसको बोला कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही विधि की सम्यक प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए। और जो यदि कार्यपालिका और विधायिका ऐसे कोई डिसीजन लेती है उसको न्यायालय अक्षरशः मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात कोई यदि डिसीजन विधायिका द्वारा भी कोई गलत लिया जाता है तो उसको सुनने घोषित न्यायालय कर सकता है, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। और जीवन जीने का मतलब ओनली जिंदा रहना ही नहीं है, गरिमायुक्त और गौरवशाली जो जीवन होता है उस प्रकार के जीवन को जीना चाहिए। अब गौरवशाली जीवन के लिए व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य चाहिए, पेयजल चाहिए, ये सब चीजें व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। और फिर 21A इसको जोड़ा गया शिक्षा का
अधिकार। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा जो शिक्षा का अधिकार पहले DTSP राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल 45 में वर्णित था। इसमें लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी। ये पहले इसमें लिखा हुआ गया था आर्टिकल 45 में। इसको उठाकर 86वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसे कैसे कहाँ ला दिया? मौलिक अधिकारों में। और लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना ये जरूरी हो गया। ये उसका मौलिक अधिकार है, ये उससे छीना नहीं जा सकता। और इसके लिए जो राइट टू एजुकेशन है RTE 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से लागू हो रखा है। इसमें शिक्षा का जो अधिकार है 25% सीटें रिजर्व रहती है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और जो गरीब बच्चे उनके लिए। इस प्रकार अपन ने आर्टिकल 21 पे पढ़ा। और उसके बाद में आर्टिकल 22 जो बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण। निरोध का मतलब बंदी बनाना या कैद करना। इसमें बोला गया है कि पहले तो गिरफ्तार करने से पहले उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि मेरे को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अर्थात गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, जैसे वो बोलता है ठीक है कारण बता दिए तेरे को इसलिए गिरफ्तार किया गया, तो दूसरा उसको उसका खुद का वकील करने का अधिकार है। क्या करने का? वकील। और तीसरा उसको बताया गया है कि वकील करने के बाद उसको 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ये चीजें भाई गिरफ्तार कर लिया व्यक्ति को तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गिरफ्तारी का कारण कि भाई साहब मुझे गिरफ्तार कर रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ तो सही मैंने क्या किया है, किस वजह से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। उसको कारण बता के जब वो संतुष्ट हो जाएगा तो वो बोलेगा कि भाई साहब मुझे मेरे वकील से बात करनी है, वकील से सलाह मशवरा करनी है। तो उसको कोई पुलिस वाला रोक नहीं सकता कि वो अपने वकील से बात नहीं कर सकता हो। जब ये हो जाए तो 24 घंटों में गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के 24 घंटों के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। इसमें जो यात्रा का समय है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब जैसे किसी को 11 बजे कहीं से गिरफ्तार किया है और उसको उस थाने में या जो जहाँ पे उसने अपराध किया वहां ले जाने में 3 दिन का समय लगता है, तो यात्रा का समय उसमें वो नहीं होगा। लेकिन किसी को अगर संडे को गिरफ्तार कर रहे हैं कि उस दिन छुट्टी है और बोल दो कि आज छुट्टी है, आज मजिस्ट्रेट साहब नहीं आए, तो ऐसा नहीं है। छुट्टी के दिन भी मजिस्ट्रेट के घर जाके उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इस प्रकार ये थी। लेकिन ये जो 3 दशाएं हैं ये 2 सीमाएं इसकी, 2 जगह ये लागू नहीं होती। एक तो वो नागरिक जो क्या हो शत्रु देश का निवासी हो, भाई ऐसा कोई व्यक्ति जो अपना दुश्मन देश है ना, उसका निवासी हो और वो आके बोले कि मुझे तो गिरफ्तारी का कारण बताओ, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तो उसको ऐसा थोड़ी होगा। उसको तो लगा के एक कान पे लगाएंगे, फिर बोलेंगे मुझे तो मेरे वकील से बात करनी है। तो शत्रु देश का कौन वकील है? अपने देश में शत्रु देश का कोई वकील होगा क्या? और उसको 24 घंटों के भीतर नहीं, उसको जितनी मर्जी पड़े पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है मजिस्ट्रेट के सामने। दूसरा है निवारक निरोध कानून के तहत।
एक तो शत्रु देश का निवासी हो और एक निवारक निरोध जो कानून है उसके तहत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्तियों को ये जो 3 चीजें हैं ये उपलब्ध नहीं होती। अतः ये 3 चीजें किसको? भारतीय नागरिकों को। गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, वकील करने का अधिकार। इस प्रकार अपन ने आज स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर विस्तार से चर्चा की। एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा आर्टिकल 20 में अपन ने पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो जिसने जिस समय अपराध किया उस समय लागू होता है। आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, लेकिन नागरिक कानून है उसका भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जा सकती है। ये नहीं कि एक व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, पुलिस जब आए मर्जी पड़े उसको उठा के ले जाए, ऐसा नहीं है। एक अपराध की एक बार ही सजा दी जा सकती है। लेकिन कोई कर्मचारी है उसको यदि विभागीय कार्यवाही अलग से होती है तो वो की जा सकती है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये गवाही देने वाला भी सिविल कर्मचारियों पे लागू नहीं होता, उनको स्वयं के खिलाफ अगर बाध्य है। उसके बाद में आर्टिकल 21 प्राण व दैविक स्वतंत्रता, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को अपने प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अपन ने विस्तार से पढ़ा था कि विधि की स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है और इसमें संकीर्ण या नकारात्मक है। विधि की संयुक्त प्रक्रिया यूएसए से और व्यापक है। इससे संबंधित एक गोपालन केस था जिसमें बोला कि कार्यपालिका के जो स्वेच्छाचारी निर्णय हैं उनकी न्यायालय पुनरावलोकन या समीक्षा कर सकता है, लेकिन विधायिका के कोई भी निर्णय हो उनकी समीक्षा नहीं कर सकता। विधायिका के आदेश को न्यायालय मानने के लिए बाध्य है। अर्थात और इसमें बताया जीवन जीने का अर्थ कि व्यक्ति जिंदा रहना चाहिए। कैसे है, सड़ रहा है, मर रहा है, गल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। लेकिन जो मेनका गांधीवाद है उसमें स्पष्ट बोला गया कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के स्वेच्छाचारी निर्णयों का मानने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। न्यायालय उसने बोला कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको विधि की सम्यक प्रक्रिया के रूप में लिया जाना चाहिए। और जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि ओनली सांसें चल रही है। व्यक्ति का गौरवशाली व गरिमायुक्त जीवन बिल्कुल शांति से जी सके ऐसा जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार और के जीवन की न्यायालय में व्याख्या की। उसके बाद में अपन 21 पढ़ा, ये शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 पहले आर्टिकल 45 नीति निदेशक तत्वों में था और इसमें लिखा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका क्या है, मौलिक अधिकार है। और इसी के लिए आरटी एक्ट 2009 बनाया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जिसके तहत 25% सीटें निजी व सार्वजनिक संस्थानों में रिजर्व रहती है। उसके अलावा 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण। तो इसमें बोला कि पहले किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी का कारण जानना, वकील करने का और 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। लेकिन मैंने बोला था कि ये दोनों 2 व्यक्तियों को नहीं है, एक तो वो जो शत्रु देश का निवासी हो और निवारक निरोध कानून के तहत निरोध पकड़ा गया हो। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।